6. प्रतिरोध या सहयोग। अंबेडकर की व्यवहार कुशलता और लचीलापन। हमें दोनों पक्षों, कांग्रेस और सोशलिस्ट, के बीच चल रहे संघर्ष का फायदा उठाना चाहिए और अपनी पृथक पहचान को कायम रखते हुए उस पार्टी के साथ सहयोग करना चाहिए जो हमारी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो, और इस तरह हमें भरपूर फायदा लेना चाहिए। सत्ता ही सामाजिक प्रगति की कुंजी है। 1948 में दिया गया अंबेडकर का वक्तव्य M.S. गोरे, दी सोशल कॉन्टेक्स्ट ऑफ एन आइडियोलॉजी, पृष्ठ 182 में उद्धृत। मैं जो चाहता हूं वह है सत्ता, मेरे लोगों के लिए राजनीतिक सत्ता, क्योंकि अगर हमारे पास सत्ता है तो हमारे पास सामाजिक हैसियत भी है। यूनाइटेड प्रोविंसेस शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन के 5 वार्षिक अधिवेशन में अंबेडकर द्वारा दिया गया वक्तव्य 24 अप्रैल 1948। अंग्रेज व्यवहारिक दोस्ती। भारत की निचली जातियों के नेता पश्चिमी समतावाद एगैलिटेरियनिज्म के बारे में अपने विचारों के चलते परंपरागत रूप से भी यूरोपियों से एक नज़दीकी महसूस करते थे। आखिर मिशनरी और ब्रिटिश अध्यापकों ने ही तो उन्हें समानता और मुक्ति के आधुनिक पाठ पढ़ाए थे। मिसाल के तौर पर खुद फुले पर भी मिशनरी शिक्षा और टॉमस पेन की रचनाओं का गहरा असर पड़ा था। इन दार्शनिक संबंधों के अलावा भी अस्पृश्य तबके के अगुआ और ज्यादातर निचली जातियों के लोग यही उम्मीद रखते थे कि इन मूल्यों और विश्वासों का वाहक होने नाते अंग्रेज अंततः उनकी मुक्ति में भी सहायक बनेंगे। उदाहरण के लिए 1910 में जब भूतपूर्व महार सैनिकों ने सशस्त्र बलों से उनकी जाति को निकालने के खिलाफ याचिका दी थी तो उसमें ये सवाल भी उठाया था कि अपरिमित आत्मबलिदान के बाद नीग्रो लोगों को मुक्ति दिलाने वाला राष्ट्र, जिसने खुद अपने राष्ट्रमंडल के गरीब गुरबा के प्रबोधन और उन्नति के लिए काम किया है, क्या वह राष्ट्र हमारी ओर मदद का हाथ बढ़ाने से चूक जाएगा। वन ज्ञापन पर दस्तखत करने वालों ने सामाजिक समानता के लिए ब्रिटिश नागरिकता के पूर्ण अधिकार का भी दावा किया था। हम उस दास्ता से तंग आ चुके हैं जो हिंदू परंपराओं की बर्बरता से हम पर थोपी जा रही है। हम भी उसी परिपूर्ण मुक्ति के आकांक्षी हैं जो ब्रिटिश राष्ट्र एवं ब्रिटिश सरकार अपनी प्रजा के प्रत्येक सदस्य को निष्पक्ष भाव से प्रदान करना चाहती है। तो इसी वजह से निचली जातियों और अस्पृश्यों के आंदोलन राज्य तंत्र के किसी भी तरह के भारतीयकरण के खिलाफ खड़े हो जाते थे। उनका मानना था कि अगर शासन में भारतीयों को ऊंचे पदों पर जगह मिलेगी, जो कि कांग्रेस की स्थापना के समय से ही उसकी एक प्रमुख मांग थी, तो दबे कुचले लोग एक बार फिर ऊंची जातियों के शिकंजे में कैद हो जाएंगे। डिप्रेस्ड इंडिया एसोसिएशन तथा सर्वेंट्स ऑफ सोमवंशीय सोसाइटी की ओर से साइमन कमीशन के सामने जो संयुक्त वक्तव्य दिया गया उसमें ये बात बहुत बेबाक अंदाज में कही गई थी। कोई भी सवर्ण हिंदू जब प्रभावशाली पद पर पहुंच जाएगा तो वह डिप्रेस्ड क्लासेस के किसी भी व्यक्ति को सामाजिक या आर्थिक पदानुक्रम में ऊपर नहीं उठने देगा, वह बस खुद को जमाने में ही लगा रहेगा। इसकी बजाय हम ब्रिटिश अफसर को कहीं ज्यादा उम्मीद की नज़र से देखते हैं जो सांप्रदायिक या जातीय पक्षपात से मुक्त है, किसी भी तरह की विकृत परंपराओं से मुक्त है, अपनी अंतरात्मा की आवाज और इंसानियत के उसूलों को मानता है। 3. अंबेडकर की भी यही सोच थी। 1931 में उन्होंने 40,000 पाउंड की धनराशि इकट्ठा करने के लिए जारी की गई अपील ऑन बिहाफ ऑफ डिप्रेस्ड क्लासेस इंस्टीट्यूट की ओर से अपील में यूरोपियों और अमेरिकियों से आह्वान किया था कि वे एक वंचित मानवता की मदद करें जो कि इंसानियत का ही एक भाग है। 4. अंबेडकर अपने मराठी लेखन में अक्सर मनुष्की शब्द का सहारा लेते हैं जिसका हिंदी उर्दू में अनुवाद इंसानियत होता है। 5. अंबेडकर की सोच में यूरोपियों के प्रति जैसा आकर्षण था वह उनकी राष्ट्रवादी भावनाओं की वजह से क्षीण पड़ जाता था। फिर भी 30 के दशक के आखिर तक आते आते वह अंग्रेजों के काफी निकट पहुंच गए थे, क्योंकि उन्हें इस बात का एहसास हो चुका था कि कांग्रेस के हाथों में सत्ता जाने से अस्पृश्यों की उन्नति के लक्ष्य को कितना ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। जब राष्ट्रवाद अंकुश की शक्ति खो देता है। 1920-30 के दरमियान अंबेडकर ने इस बात की एहतियात बरती कि वे स्वतंत्रता आंदोलन का विरोध न करें। अगर वह गांधी और कांग्रेस के खिलाफ लड़ते तो भी आमतौर पर राष्ट्रीय एकता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दोहराते हुए अपनी आलोचना को एक सीमा में रखते। पहले गोलमेज सम्मेलन के दौरान उन्होंने दावा किया कि भारतीयों के पास स्वशासन का अधिकार होना चाहिए। 6. उनके इस स्टैंड के पीछे 2 मुख्य कारण थे। पहला, अंबेडकर देश का गद्दार होने के लांछन का बोझ नहीं उठा सकते थे, क्योंकि सम्मेलन में हिस्सा लेने की वजह से पहले ही कांग्रेस की ओर से उनकी ऐसी आलोचना होने लगी थी। यह आलोचना इसलिए और तीखी हुई क्योंकि ऑल इंडिया डिप्रेस्ड क्लासेस कांग्रेस के पहले अधिवेशन 8 अगस्त 1930 नागपुर में पूर्ण स्वतंत्रता के प्रस्ताव का स्पष्ट रूप से विरोध किया गया था, जबकि नेहरू के कहने पर दिसंबर 1929 में कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम में ये लक्ष्य लिखित रूप से जोड़ा जा चुका था। इसके विपरीत अंबेडकर के संगठन ने पूर्ण स्वतंत्रता के स्थान पर डोमिनियन स्टेटस, स्वतंत्र उपनिवेश की मांग रखी थी। 7. दूसरी बात, अंबेडकर अंग्रेजों से बेहद हताश हुए थे। उनकी ये हताशा पहले गोलमेज सम्मेलन के दौरान दिए गए उनके इस कथन से जाहिर हो जाती है। डिप्रेस्ड क्लासेस ने ये सोचकर अंग्रेजों का स्वागत किया कि वे उन्हें रूढ़िवादी हिंदुओं की सदियों पुरानी निरंकुशता और उत्पीड़न से मुक्ति दिलाएंगे। परंतु जब हम अपनी आज की स्थिति की तुलना अंग्रेजों के आगमन से पूर्व के भारतीय समाज में अपनी दुर्दशा के साथ करते हैं तो पता चलता है कि हम आगे नहीं बढ़ पाए हैं, सिर्फ वक्त आगे बढ़ता चला गया है। 8.
इन हालात के लिए उन्होंने अंग्रेजों के पास भारत की समझदारी के अभाव, समाज सुधारों को लागू करने में उनकी विफलता और सबसे बढ़कर अपनी सत्ता को कायम रखने के लिए स्थानीय रईसों तथा सवर्णों के नियंत्रण वाले प्रशासन का सहारा लेने के फैसले को जिम्मेदार ठहराया। लिहाजा पहले गोलमेज सम्मेलन के दौरान अंबेडकर सत्ता हस्तांतरण के पक्ष में दिखाई देने लगते हैं। हमें लाजिमी तौर पर एक ऐसी सरकार चाहिए जिसमें सत्ता में बैठे लोग सामाजिक व आर्थिक जीवन के नियमों को बदलने में न घबराएं। न्याय और औचित्य की दृष्टि से ये सुधार आज सबसे पहली आवश्यकता बन गया है। बरतानवी सरकार कभी भी ये भूमिका अदा नहीं कर पाएगी। हमें ऐसा लगता है कि कोई भी हमारे कष्टों को उस तरह दूर नहीं कर सकता जिस तरह हम खुद कर सकते हैं, और हम तब तक अपने कष्टों को दूर नहीं कर सकते जब तक कि राजनीतिक सत्ता हमारे हाथों में नहीं होगी। 9. अंबेडकर 1937 के बाद एक तरफ तो इस तरह के विचार व्यक्त करते हैं और दूसरी तरफ राष्ट्रवादी संकोच से आजाद होकर अंग्रेजों से मदद के लिए उनकी ओर झुकते दिखाई देने लगते हैं। दरअसल बॉम्बे प्रेसिडेंसी सहित भारत के बहुत सारे भागों में सत्ता संभालने के कांग्रेस के फैसले ने भी राष्ट्रीय आंदोलन के प्रति अंबेडकर की अब तक की उभयनिष्ठ सोच को एक ध्रुव की ओर धकेलने में योगदान दिया था। उनका मानना था कि अब जाति के प्रति निरपेक्ष रवैया अपनाने वाले शासकों अंग्रेजों की जगह सामाजिक उत्पीड़कों यानी उन सवर्ण हिंदुओं ने ले ली है जिनका कांग्रेस पर दबदबा है। 1937 में सत्ता में आने के बाद कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक दिशा इस मत को निश्चय ही पुष्ट करती दिखाई देती है। अंबेडकर के हिसाब से बॉम्बे प्रेसिडेंसी में सरकार बहुत रूढ़िवादी नीतियों का अनुसरण कर रही थी। इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के समर्थन से चल रहे मजदूरों और किसानों के आंदोलनों के जवाब में सरकार ने दमन का रास्ता अपनाया, जिसका पीछे भी जिक्र किया जा चुका है। 10 सितंबर 1938 को औद्योगिक विवाद विधेयक को पारित कर दिया गया और इस तरह खास हालात में हड़ताल के अधिकार को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया। 11 कांग्रेस ने खोटी और वतन व्यवस्थाओं को खत्म करने से इनकार कर दिया था, इसलिए अंबेडकर और भी ज्यादा गुस्से में थे। 12 अंबेडकर के राजनीतिक रवैये में दो समानांतर रुझान दिखाई देते हैं। एक तरफ तो कांग्रेस के प्रति उनका विरोध बढ़ रहा था और दूसरी तरफ वह राष्ट्रवाद की विचारधारा को खारिज करने की तरफ बढ़ रहे थे। 1930 के दशक के प्रारंभ में उन्होंने गांधी जी को बताया कि अस्पृश्यों के पास कोई होमलैंड नहीं है 13, और 1939 में उन्होंने अपने इसी मत को न केवल दोहराया बल्कि यह भी जाहिर कर दिया कि बीते सालों के दौरान उनके ये विचार और सख्त हुए हैं। जब भी मेरे निजी हितों और देश के हितों के बीच कोई टकराव रहा है, मैंने हमेशा अपने निजी दावों के मुकाबले देश के दावे को ऊंचा दर्जा दिया है। मगर मैं इस देश के लोगों के जहन में इस विषय में कोई संदेह शेष छोड़ना नहीं चाहता कि मेरी एक और निष्ठा भी है जिसको मैं कभी त्याग नहीं सकता। यह निष्ठा अस्पृश्यों के समुदाय के प्रति है जिसमें मैं खुद पैदा हुआ हूं, जहां से मैं आता हूं, और आशा करता हूं कि जिसे कभी भी मैं छोड़ नहीं पाऊंगा। मैं इस सदन लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ बॉम्बे के सामने अधिक से अधिक दृढ़ शब्दों में कह रहा हूं कि जब भी देश के हितों और अस्पृश्यों के हितों के बीच कोई टकराव होगा तो मेरी नज़र में अस्पृश्यों के हित देश के हितों से निश्चय ही ऊपर होंगे। 14 अंबेडकर ने फुले के इस मत को भी दोहराया कि भारत दरअसल एक राष्ट्र है ही नहीं। 1950 में उन्होंने फिर सवाल उठाया, हजारों जातियों में बटे लोग एक राष्ट्र कैसे हो सकते हैं। 15 यदि राष्ट्र मुक्त और समान व्यक्तियों से मिलकर बना होता और जाति जैसी मध्यस्थ संस्थाएं खत्म हो चुकी होती तो संभवत अंबेडकर खुद को एक राष्ट्रवादी के रूप में ही देखते। मगर जब तक इस तरह का राष्ट्र अस्तित्व में नहीं आता तब तक के लिए वह अस्पृश्यों के हित में काम करने पर ही जोर देते रहे। यह ऐसा फैसला है जो पीछे मुड़कर देखने पर नागरिकों के ऐसे राष्ट्र के गठन में योगदान देता प्रतीत होता है, क्योंकि उनका यह फैसला समानता को सींचने वाला कदम ही रहा है। अंबेडकर के पास अभिजात्य वर्ग के दबदबे वाले ऐसे राष्ट्रीय आंदोलन के लिए कोई समय नहीं था जिसमें आमतौर पर प्रजा ही पहला शिकार बनती थी। जैसा कि 1943 में उन्होंने ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं के सामने कहा था, मजदूर वर्ग अक्सर अपना सब कुछ राष्ट्रवाद के तथाकथित लक्ष्य के लिए दांव पर लगा देते हैं, परंतु उन्होंने कभी यह जानने की फिक्र नहीं की कि जिस राष्ट्रवाद के लिए वे अपना सब कुछ होम कर रहे हैं वह जब कायम होगा तो उन्हें सामाजिक और आर्थिक समानता देगा या नहीं। अक्सर ऐसा होता है कि जब एक सफल राष्ट्रवाद और मजदूर वर्ग के बलिदानों से सींचा गया एक मुक्त और स्वतंत्र राष्ट्र राज्य पैदा होता है तो वह मजदूर वर्ग के प्रभुओं के प्रभुत्व में इस वर्ग का ही शत्रु बन जाता है। 16 कांग्रेस प्रांतों का शासन किस तरह चला रही थी, इस बात को लेकर अंबेडकर अंततः कांग्रेस के नेतृत्व वाले स्वतंत्रता आंदोलन से दूर होते चले गए। उन्होंने ये भी महसूस किया कि कांग्रेस का पुराना रिकॉर्ड भी इस बारे में कोई आशा पैदा नहीं करता था कि अगर आज़ादी का संघर्ष तेजी से कामयाब हो जाता है तो वह सत्ता में आने पर किस तरह का व्यवहार करेगी। अक्टूबर 1939 में ही उन्होंने बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में यह ऐलान कर दिया था, मैं ये कतई बर्दाश्त करने वाला नहीं हूं। मैं उस स्थिति को उखाड़ने के लिए अपने खून की आखिरी बूंद तक बहा दूंगा। मैं ये कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा कि मेरे ऊपर हिंदुओं का जो सामाजिक वर्चस्व है, आर्थिक वर्चस्व है और धार्मिक वर्चस्व है उसमें राजनीतिक वर्चस्व भी शामिल कर दिया जाए। मैं इसे कतई बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं फिर दोहरा रहा हूं, मैं कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। हम ऐसी सियासत की ईंट से ईंट बजा देंगे जो एक शासक वर्ग के अल्पतंत्र की स्थापना के लिए भ्रष्ट होती जा रही है। 17 अस्पृश्यों के हितों की रक्षा 18 उनकी प्राथमिकता बनी रही और इसके चलते वह औपनिवेशिक सत्ता के दिनों दिन और नजदीक होते चले गए। अंग्रेजों के साथ काम करना
दूसरे विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने कांग्रेस से सलाह या सहमति लिए बिना भारत को भी युद्ध में शामिल कर लिया था, जिसके चलते कांग्रेस ने उन सारी प्रांतीय सरकारों से इस्तीफा दे दिया जहां जहां वह सत्ता में थी। अंग्रेज अपने युद्ध प्रयासों के लिए समर्थन जुटाने के वास्ते भारतीय मध्यस्थों की तलाश में थे और अक्टूबर 1939 में आईएलपी की कार्यकारिणी ने लंबी चर्चाओं के बाद अंग्रेजों के पक्ष में मतदान किया। महामहिम वायसराय द्वारा दिए गए आश्वासनों के आलोक में यथा युद्ध समाप्ति के फौरन बाद हिज मेजेस्टी की सरकार भारत के संविधान में संशोधन के लिए समुदायों, दलों और हितों के प्रतिनिधियों से परामर्श करेगी और यह देखते हुए कि हिज मेजेस्टी की सरकार ने डोमिनियन स्टेटस को समर्थन देना भारत का लक्ष्य घोषित किया है, और यह देखते हुए कि युद्ध के बढ़ने से क्रमशः ऐसी स्थिति भी पैदा हो सकती है कि ब्रिटेन की मदद के सवाल के मुकाबले भारत की रक्षा का सवाल कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाए, कार्यकारिणी मानती है कि ये समय ग्रेट ब्रिटेन को अपना समर्थन न देने के लिए उचित समय नहीं है। 19 इस फैसले के पक्ष में पार्टी ने जो औचित्य दिए वे सभी किसी न किसी ढंग से राष्ट्रीय प्रश्न से जुड़ते हैं। इनमें से अंतिम सवाल, बाहरी घुसपैठ से भारत की रक्षा करना, राष्ट्रवाद के नाम पर अंग्रेजों के लिए अंबेडकर के समर्थन को सही ठहराने का साधन मात्र दिखाई देता है। अंबेडकर के राष्ट्रवाद की यह व्याख्या जापानी खतरे के बढ़ने के साथ और तीखी होती गई। इसी सिद्धांत के आलोक में उन्होंने अगस्त 1942 में गांधी द्वारा शुरू किए गए अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन का भी विरोध किया था। अंबेडकर की राय में सारे देशभक्त भारतीयों का दायित्व ये था कि वे इस तरह के आंदोलन को, ऐसी कोई भी अराजकता व उथल पुथल पैदा करने से रोकें जो निश्चय ही इस देश को जापान के अधीन लाने में मदद देगी। 20 ऐसा मानने वालों में अंबेडकर अकेले नहीं थे। कांग्रेस के भीतर ही खुद नेहरू भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत छोड़ो आंदोलन के परिणामों को लेकर चिंतित थे। इंग्लैंड को कमजोर करने का मतलब था सीधे सीधे फासिस्टों को मदद पहुंचाना, जिनसे भारत के भावी प्रथम प्रधानमंत्री का 1920 और 30 के दशकों में यूरोप में सीधा सामना हो चुका था। अंबेडकर के लिए औपनिवेशिक सत्ता के साथ साझेदारी करने के बदले अस्पृश्यों के लिए रियायतें हासिल करना कहीं ज्यादा अहम था बामुकाबले उसके युद्ध अभियान में योगदान देने के। 1941 की शुरुआत में उन्होंने सरकार से ये निवेदन किया और उसको मंजूर भी कर लिया गया कि सेना में अस्पृश्यों की ज्यादा बड़े पैमाने पर भर्ती की जाए, खास तौर से महार बटालियन को फिर से बहाल किया जाए। इसके बाद उन्होंने अपनी जाति के लोगों से भी आह्वान किया वे बड़ी संख्या में इस बटालियन में भर्ती हों। 21 इसके साथ ही उन्होंने ब्रिटिश शासन में नौकरी करने का प्रस्ताव भी स्वीकार कर लिया। जुलाई 1941 में उन्हें वायसराय द्वारा गठित की गई डिफेंस एडवाइजरी कमेटी में नामित किया गया। इस कमेटी का मकसद था युद्धक प्रयासों में भारतीय राजनेताओं M.C. राजा भी उन राजनेताओं में एक थे को शामिल करना और इस युद्ध में भारत को जबरन घसीट लिए जाने के फैसले को और ज्यादा वैधता दिलाना। साल भर बाद अंबेडकर को श्रम सचिव के रूप में वायसराय की कार्यकारिणी में भी शामिल कर लिया गया। उन्हें उम्मीद थी कि इस पद पर रहते हुए वह अस्पृश्यों के हालात को सुधारने में कामयाब हो पाएंगे। इस पद पर रहते हुए अंबेडकर जो महत्वपूर्ण विधेयक पारित कराने में कामयाब रहे उनमें से एक था इंडियन ट्रेड यूनियंस अमेंडमेंट बिल, जिसमें प्रत्येक कारखाने या उद्यम में ट्रेड यूनियन को मान्यता देना अनिवार्य घोषित किया गया था, बशर्ते वह कुछ निश्चित शर्तों, खासतौर से प्रतिनिधित्व संबंधी शर्तों पर खरी उतरती हो। नवंबर 1943 में अस्पृश्यों के पक्ष में मिली प्रशासकीय सफलताओं को गिनाते हुए अंबेडकर ने सबसे बढ़कर इस बात पर जोर दिया कि मद्रास प्रेसिडेंसी की भांति आगे से राष्ट्रीय प्रशासन में भी 8.33% पद अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित रहेंगे। ब्रिटेन के तकनीकी शिक्षा संस्थानों में उनके लिए पद आरक्षित होंगे। केंद्रीय असेंबली में आरक्षित उनके कोटे में एक सीट बढ़ा दी गई है तथा अब राज्यसभा, भावी संसद का ऊपरी सदन में भी उनके लिए एक सीट आरक्षित कर दी गई है। 1944 में उन्होंने दक्षिण भारत के अपने दौरे के अवसर पर 68,000 विद्यार्थियों के लिए एक तकनीकी शिक्षा परियोजना तथा वेतन व कार्य परिस्थितियों के मामले में पर कुछ बंदिशें लगाने वाले कानून की हिमायत की और औपनिवेशिक शासन के लाभदायक प्रभावों पर भी जोर दिया। 23 लेबर मेंबर के रूप में उन्होंने पेमेंट ऑफ वेजेस अमेंडमेंट एक्ट तथा बहुत सारे फैक्ट्रीज अमेंडमेंट एक्ट्स की भी नींव डाल दी थी। 24 अंबेडकर ने महिला कामगारों की नौकरी को नियमों के दायरे में लाने, जिसमें खानों में महिला मजदूरों से काम कराने पर पाबंदी का नियम भी शामिल था। 25 और खान मजदूरों के हालात में सुधार के लिए भी इसी तरह के कानूनी उपाय शुरू किए थे। 26 बहरहाल अंग्रेजों से अंबेडकर की मुख्य अपेक्षाएं प्रायः पूरी नहीं हो पाईं। अक्टूबर 1942 में उन्होंने विधायिका, शासन और शिक्षा में अनुसूचित जातियों के स्थान के विषय में निश्चित मांगे पेश करते हुए वायसराय को एक ज्ञापन सौंपा था। राजनीतिक धरातल पर उन्होंने जो चित्र पेश किया वह भी काफी निराशाजनक था। इसके मुताबिक नेशनल असेंबली में सिर्फ 2 अस्पृश्य सदस्य थे और एग्जीक्यूटिव काउंसिल में सिर्फ एक सदस्य था, खुद अंबेडकर। जहां तक शासन तंत्र की बात है तो इंडियन सिविल सर्विस के 1056 सदस्यों में से केवल एक ही अस्पृश्य जातियों से था। 1940 तक पूरे देश में मात्र 400 to 500 अस्पृश्य स्नातक थे। शिक्षा के मामले में अंबेडकर का प्रस्ताव था कि अस्पृश्य विद्यार्थियों को और ज्यादा छात्रवृत्तियां दी जाएं। शासकीय सेवाओं में पहुंच की समस्या उनकी प्राथमिकताओं में से एक थी। उनका मानना था कि सार्वजनिक क्षेत्र यानी राज्य को अनुसूचित जातियों के युवाओं को नौकरियां देनी चाहिए क्योंकि व्यवसाय और उद्योग जगत प्रायः उनकी पहुंच से बाहर ही होते हैं।
उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि यदि शासन में अस्पृश्यों को नौकरियां दी जाती हैं तो इससे उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन और प्रेरणा मिलेगी। उनका अंतिम तर्क यह था कि शासन में अस्पृश्यों की उपस्थिति उनके हित में बनने वाले किसी भी कानून के लिए लाभदायक स्थिति होगी, क्योंकि इससे उसके प्रभावी क्रियान्वयन में बहुत भारी मदद मिल पाएगी। 27 शासन में अस्पृश्यों की ज्यादा भर्ती का लक्ष्य हासिल करने के लिए अंबेडकर ने आह्वान किया कि उन्हें भी उसी तरह अल्पसंख्यक का दर्जा दिया जाए जिस तरह मुसलमानों, एंग्लो इंडियनों, भारतीय ईसाइयों, सिखों और पारसियों को दिया जाता है। इन समुदायों को भारतीय गृह मंत्रालय द्वारा 1934 में ही मुख्य प्रशासकीय विभागों, इंडियन सिविल सर्विस, रेलवे, कस्टम्स, पोस्ट एवं टेलीग्राफ आदि में कोटा दिया जा चुका था। मगर शायद इससे भी बहुत फर्क नहीं पड़ रहा था। 1936 में सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जातियों के लिए 8.33% का जो कोटा तय किया गया था उसको भी भरा नहीं जा सका था। इसका पहला कारण तो यही था कि अंबेडकर के मंत्रालय के अलावा दूसरे मंत्रालयी विभागों ने इस दिशा में कोई प्रयास नहीं किया। दूसरी बात, अस्पृश्यों में उचित शैक्षिकी योग्यता वाले उम्मीदवार ढूंढना बहुत कठिन था। 28 राजनीतिक धरातल पर अंबेडकर सरकार के सामने एक बेहद अस्पष्ट और साधारण मांग पेश करके ही संतुष्ट हो गए। उन्होंने मांग की कि राष्ट्रीय असेंबली में अस्पृश्य सदस्यों की संख्या बढ़ाई जाए। अंग्रेजों ने उनके प्रस्तावों को नजरअंदाज कर दिया, जो कि क्रिप्स मिशन के ब्यूरो को देखकर पता चलता है। क्रिप्स मिशन ने अस्पृश्यों को कोई आश्वासन दिए बिना संविधान सभा के चुनाव की रूपरेखा पेश कर दी थी। 1 अप्रैल 1942 को अंबेडकर और राजा ने इस परियोजना के खिलाफ मिलकर विरोध जताया। उन्होंने दावा किया कि ये परियोजना अस्पृश्यों को ऊंची जातियों के हिंदुओं के अंगूठे तले दबाने की योजना है। ये परियोजना हमें प्राचीन अतीत के उन्हीं स्याह दिनों में ले जाती है। इसे हम कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे लोगों पर किए जा रहे इस भीषण अत्याचार का अपनी पूरी शक्ति से विरोध करने के लिए हम सभी कृतसंकल्प हैं। 29 गौर करने की बात है कि ये सघन असंतोष भी अंबेडकर को एग्जीक्यूटिव कमेटी से निकलने को बाध्य नहीं कर पाया। इसके विपरीत 1943-45 के दौरान उन्होंने भारतीय समाज में अस्पृश्यों की दुर्दशा को सामने लाने के लिए सत्ता में बैठे लोगों के बीच पैरवी के अपने प्रयासों को दोगुना कर दिया। मई 1945 में उन्होंने संविधान सभा के गठन की अपनी योजना पेश की। उन्होंने असेंबलियों में अस्पृश्यों के लिए कोटा सुझाए ताकि हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में वास्तविक मध्यस्थ की भूमिका निभा सकें। खैर, दुनिया ने उनके सुझाव को नजरअंदाज कर दिया और वॉवल प्लान से उसके प्रति अंग्रेजों की तटस्थता भी साफ जाहिर हो गई। वायसराय लॉर्ड वॉवल ने 1945 में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एक समझौते का प्रयास किया। फलस्वरूप चुनाव का फैसला लिया गया ताकि पहले ये पता लगा लिया जाए कि मुस्लिम लीग, कांग्रेस और दूसरे दलों को दरअसल कितना समर्थन हासिल है। 1946 के चुनावों में निराशाजनक नतीजे पाने वाली अंबेडकर की शेड्यूल्ड कास्ट्स फेडरेशन इस फैसले की पहली शिकार बनी, जिसका ऊपर जिक्र किया जा चुका है। कुल मिलाकर अंग्रेजों के साथ अंबेडकर के घनिष्ठ सहयोग से उन्हें अपने उद्देश्यों को साकार करने में भले ही मदद न मिली हो, मगर इससे उन्हें शासन तथा शिक्षा व्यवस्था में प्रतिनिधित्व और श्रम कानूनों में अस्पृश्यों के पक्ष में उल्लेखनीय रियायतें हासिल करने में कामयाबी जरूर मिल गई थी। 1946 के बाद भारत तेजी से आज़ादी की तरफ बढ़ने लगा था। इसे देखते हुए वह कांग्रेस के निकट आने लगे, जो कि आने वाले समय में सत्ता की स्वाभाविक उम्मीदवार थी। अंबेडकर 1947 के बाद भारत के सत्ता प्रतिष्ठान में एक दलित नेता की मौजूदगी। जब कैबिनेट डेलीगेशन ने कांग्रेस के निवेदन को स्वीकार करते हुए अप्रैल 1946 में जगजीवन राम और लीग के दूसरे अस्पृश्य नेताओं से मिलने का फैसला लिया और एससीएफ को इस आधार पर नजरअंदाज कर दिया क्योंकि उसके प्रतिनिधित्व का आधार बहुत सिमट चुका था, तो अंबेडकर को इस बात का साफ एहसास हो गया कि अब उनके पास अंग्रेजों का वैसा समर्थन नहीं है जो सालों से उन्हें मिल रहा था। मुसलमानों की तरह अस्पृश्यों के लिए भी अल्पसंख्यक का दर्जा और दूसरे लाभ हासिल करने के लिए पार्टी ने जुलाई में सत्याग्रह आंदोलन छेड़ दिया, जिसके तहत बॉम्बे लेजिस्लेटिव काउंसिल के भवन के सामने प्रदर्शन किया गया। 30 इसी क्रम में मध्य प्रांत और बेरार तथा संयुक्त प्रांत में भी प्रदर्शन आयोजित किए गए। सितंबर में हजारों आंबेडकरवादी नागपुर में लेजिस्लेटिव काउंसिल के सामने इकट्ठा हुए। 31 इनमें से ज्यादातर आंदोलन लंबे समय तक जारी नहीं रह पाए और इस तरह अंबेडकर ने प्रत्यक्ष कार्रवाइयों के जरिए अपना जनसमर्थन साबित करने का अवसर गंवा दिया। 32 चुनांचे अंग्रेज उन्हें लगातार हाशिए पर धकेलते रहे। अंबेडकर ने अंग्रेजों से मुंह फेर लिया और उच्च जातीय प्रभुत्व वाली कांग्रेस को ही अपनी सेवाएं देने का फैसला लिया। 1942 में ही उन्होंने यह ऐलान कर दिया था कि अगर हिंदू डिप्रेस्ड क्लासेस को पर्याप्त आश्वासन देते हैं तो वे उनकी लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर साथ देंगे, अन्यथा उनके साथ समझौते का कोई मतलब नहीं है। 33 शर्तबद्ध समर्थन का ये सिद्धांत राजनीति के प्रति उनके व्यवहार कुशल रवैये को बहुत सटीक ढंग से दर्शाता है। सनद रहे, उनके इस रवैये को खालिस अवसरवाद मानने की भूल न करें। वह उनमें से नहीं थे जो ओहदों की पेशकश पर अपना खेमा बदल लिया करते हैं। वे इस आधार पर पाला बदलते थे कि इससे अस्पृश्यों की उन्नति में क्या मदद मिलेगी। इस लिहाज से अंबेडकर का पूरा करियर जगजीवन राम के करियर से बहुत अलग दिखाई पड़ता है, जो कि 1940 के दशक से 1970 के दशक तक कांग्रेस में अस्पृश्यों के मुख्य नेता रहे। जगजीवन राम ने अपने पद और हैसियत का इस्तेमाल अस्पृश्यों के हितों की रक्षा के लिए उतना नहीं किया जितना कि कर सकते थे। उन्होंने दलितों और समाज के सभी तबकों की प्रतिनिधि पार्टी के रूप में कांग्रेस को स्थापित करने पर ज्यादा जोर दिया।
अंबेडकर और कांग्रेस के बीच सुलह का मौका संविधान सभा में सामने आया। 17 दिसंबर 1946 को उन्होंने संविधान सभा के लक्ष्यों व उद्देश्यों के बारे में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव पर अपनी टिप्पणी दी थी। उनके भाषण को सदन के सभी हिस्सों से भरपूर समर्थन मिला। मैं आज इस बात से भली भांति अवगत हूं कि हम राजनीतिक, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से बटे हुए हैं। हम परस्पर द्वंद्व में जूझ रहे खेमों का एक समूह है और मैं स्वीकार करने को तैयार हूं कि संभवत मैं भी ऐसे ही एक खेमे का नेता हूं। परंतु महोदय, इस सब के बावजूद मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि अगर समय और हालात मिले तो दुनिया की कोई ताकत इस देश को एकजुट होने से नहीं रोक सकती। हर्षध्वनि। मुझे ये कहने में लेशमात्र भी संकोच नहीं है कि अपनी सारी जातियों और पंथों के साथ हम किसी न किसी रूप में एकबद्ध जन होंगे। हर्षध्वनि। मुझे ये कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है कि भारत के विभाजन के लिए मुस्लिम लीग द्वारा चलाए गए आंदोलन के बावजूद एक दिन मुसलमानों में भी विवेक का संचार होगा और वे भी यही सोचने लगेंगे कि उनके लिए भी एकजुट भारत ही बेहतर है। भारी हर्षध्वनि एवं तालियों की गड़गड़ाहट। 34। कांग्रेस पार्टी से निकटता हासिल करने के लिए अंबेडकर को संविधान सभा में उनके चयन का समर्थन करने वाली मुस्लिम लीग के स्टैंड पर सवाल उठाने में भी कोई हिचकिचाहट नहीं थी। 35 लिहाजा संविधान सभा में मौजूद कांग्रेसी सदस्य नए भारत के निर्माण के अवसर पर राष्ट्रीय एकता के पक्ष में दिए गए उनके इस भावपूर्ण भाषण से अभिभूत हुए बिना न रह सके। अंबेडकर को इस लक्ष्य की ओर प्रेरित करना किसी जबरदस्त तख्तापलट जैसी कामयाबी थी। गौरतलब है कि संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद ने जिस समय उन्हें बोलने के लिए आमंत्रित किया उस समय 20 से ज्यादा सदस्य वक्ता अपनी बारी के इंतजार में थे। जाहिर है कि राजेंद्र प्रसाद खुद चाहते थे कि अंबेडकर सभा पर छा जाएं। अंबेडकर और कांग्रेस के बीच यह मैत्रीभाव 1947 के दौरान भी लगातार जारी रहा। पहली बात, संविधान सभा में अपनी सीट बचाए रखने के लिए उन्हें भी कांग्रेस की मदद की जरूरत थी। 1946 में उन्होंने सभा की सदस्यता के लिए चुनाव लड़ा था, बंबई से नहीं, जहां कांग्रेस शासक पार्टी थी, बल्कि बंगाल से, जहां वह मुस्लिम लीग का समर्थन हासिल करके सफल हुए थे। मगर आज़ादी के साथ ही बंगाल के विभाजन के फलस्वरूप इस प्रांत का प्रतिनिधित्व करने वाली संविधान सभा की कई सीटें भी खत्म हो गई थी, लिहाजा 1947 में अंबेडकर की सीट भी जाती रही थी। बॉम्बे प्रेसिडेंसी के एक निर्वाचित सदस्य एम.आर. जयकर के इस्तीफे से अंबेडकर को लेजिस्लेटिव असेंबली के ऐसे कांग्रेसी सदस्यों के समर्थन से उपचुनाव लड़ने का मौका मिला जो राजेंद्र प्रसाद जैसे पार्टी नेताओं के आग्रह पर उन्हें संविधान सभा में चुनवाने के लिए राजी हो गए थे। 36 अगस्त 1947 में नेहरू ने अंबेडकर को स्वतंत्र भारत की पहली सरकार में अपना कानून मंत्री नियुक्त किया। निस्संदेह यह फैसला गांधी जी के दबाव में लिया गया था। 37 जैसा कि अंबेडकर ने आगे चलकर कहा था, उन्होंने प्रधानमंत्री के इस निमंत्रण को स्वीकार किया क्योंकि पहली बात तो यह है कि यह प्रस्ताव किसी शर्त से नहीं बंधा था। दूसरी बात यह कि अनुसूचित जातियों के हितों के लिए शासन के बाहर रहने की बजाय शासन के भीतर रहते हुए काम करना ज्यादा आसान है। 38 मगर उनको इस बात का मलाल भी था कि उन्हें श्रम या योजना जैसे मंत्रालय 39 नहीं मिले जो उन्हें ज्यादा महत्वपूर्ण लगते थे, बल्कि उन्हें एक ऐसी खाली साबुनदानी थमा दी गई जिससे खेलना सिर्फ पुराने वकीलों का शगल 40 हुआ करता है। संविधान सभा की भांति सरकार में भी अंबेडकर अस्पृश्यों के हित में आवाज उठाते रहे। 41 वह भावी संविधान को भारतीय समाज में सुधारों का मार्ग प्रशस्त करने वाला एक महत्वपूर्ण दस्तावेज मानते थे और मार्च 1947 में उन्होंने अपनी पहल पर संविधान सभा के सामने एक संवैधानिक परियोजना पेश की। इसमें उन्होंने अस्पृश्यों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल तथा केंद्र एवं राज्य सरकारों और स्थानीय, क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय शासन में जनसंख्या के अनुपात में कोटे की मांग उठाई। 42 दूसरी बात, उन्होंने आह्वान किया कि संविधान के अंतर्गत सरकारी भूमि के पुनर्वितरण के लिए एक आयोग का गठन किया जाए ताकि अस्पृश्यों को पृथक गांवों में बसाया जा सके। 43 अपनी इस सबसे कड़ी मांग पर अंबेडकर की वापसी का आंशिक कारण था पाकिस्तान का गठन। अपने ज्ञापन में उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि भारत के मुसलमानों को एक पृथक निर्वाचक मंडल न सिर्फ इसलिए मिला है क्योंकि वे एक अलग धर्म से ताल्लुक रखते हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि, और यह बहुत बुनियादी तथ्य है, हिंदुओं और मुसलमानों के सामाजिक संबंध सामाजिक भेदभाव पर आधारित हैं। 44 तो फिर यही नियम अस्पृश्यों पर क्यों नहीं लागू किया जा सकता, जबकि इस कसौटी के हिसाब से तो वे भी अल्पसंख्यक हैं। पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया नामक अपनी किताब, जिसके 1940 से 1946 के बीच 3 संस्करण प्रकाशित हुए, में उन्होंने इस बात को रेखांकित किया कि मुस्लिम लीग की मांग पूरी तरह जायज है। 45 अंबेडकर की राय थी कि मुसलमानों की तरह अस्पृश्य भी अल्पसंख्यक हैं और उन्हें भी अपना भूभाग पाने का उतना ही अधिकार है, इस बात को देखते हुए कि वे शेष हिंदुओं से असल में सामाजिक रूप से पृथक ही हैं, लिहाजा उन्हें भौगोलिक एवं टेरिटोरियल दृष्टि से भी पृथक कर दिया जाना चाहिए। 46 विभाजन के बाद अंबेडकर ने कश्मीर के विभाजन का भी समर्थन किया। इतना ही नहीं, 195-152 के SCF के चुनावी घोषणापत्र में ये प्रस्ताव भी रखा गया कि आइंदा विभाजन पर कोई प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। घोषणापत्र के अनुसार किसी को भी अब इसे उल्टने के बारे में नहीं सोचना चाहिए और जम्मू कश्मीर राज्य के मुस्लिम हिस्सों को निश्चय ही पाकिस्तान को सौंप दिया जाना चाहिए। 47 अंबेडकर की संवैधानिक परियोजना संविधान सभा में मौजूद 2 दूसरे दलित नेताओं H.J.
खांडेकर और जगजीवन राम द्वारा पेश की गई योजना से कहीं ज्यादा रेडिकल थी। खांडेकर, जो खुद महार थे और राजा वगवई के निकट थे, वह राजा मुंजे पैक्ट का समर्थन करके और हिंदू धर्म के बाहर किसी भी तरह के धर्मांतरण का विरोध करके अंबेडकर से झगड़ा मोल ले चुके थे। 48 संविधान सभा में उन्होंने संयुक्त निर्वाचन मंडलों और अस्पृश्यों के लिए आरक्षित सीटों के पक्ष में आवाज उठाई। 49 जहां तक जगजीवन राम का सवाल था, उन्होंने इस मुद्दे पर स्पष्ट रूप से अपनी राय रखी और हिंदू समाज में अस्पृश्यों के समावेशन के पक्ष में अपना विचार व्यक्त किया। वह चाहते थे कि अन्य अल्पसंख्यकों जैसे अनुसूचित जाति को भी अभिभावक समुदाय में दूसरों के साथ समान स्तर पर लाकर उनके समावेशन को गति प्रदान की जाए। 50 उन्होंने आह्वान किया कि मंदिरों के दरवाजे अस्पृश्यों के लिए भी खोल दिए जाएं और उन्हें भी हिंदुओं द्वारा आयोजित होने वाले अन्य सामाजिक आयोजनों और उत्सवों में हिस्सा लेने दिया जाए। जाहिर है ये सोच अंबेडकर की सोच से कतई मेल नहीं खाती थी। संविधान सभा ने जल्दी ही अपने सदस्यों को लेकर अलग अलग विषयों पर उपसमितियों का गठन कर दिया। इनमें से एक कमेटी अल्पसंख्यकों की समस्याओं पर विचार करने के लिए बनाई गई थी। अंबेडकर, खांडेकर और जगजीवन राम तीनों इस कमेटी के सदस्य थे। इस कमेटी ने पृथक निर्वाचक मंडलों के सिद्धांत को 28-3 के बहुमत से खारिज कर दिया और आरक्षित सीटों के पक्ष में 26-3 के बहुमत से राय दी। तत्कालीन उप प्रधानमंत्री एवं गृहमंत्री वल्लभ भाई पटेल इस उपसमिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने पृथक निर्वाचन मंडलों के प्रस्ताव का सफलतापूर्वक विरोध करते हुए कमोबेश स्पष्ट शब्दों में ये तर्क दिया कि मुसलमानों का अलगाववाद इसी व्यवस्था द्वारा सींचा गया था। उनकी राय में पृथक निर्वाचक मंडलों की व्यवस्था सामुदायिक विभाजनों को और मजबूत करेगी, जबकि भारत को एक शक्तिशाली राष्ट्र बनने के लिए खुद को इन विभाजनों से मुक्त करना है। 51 अंबेडकर का प्रस्ताव था कि अल्पसंख्यक समुदाय के उम्मीदवार को कम से कम ऐसी स्थिति में तो निर्वाचित घोषित कर ही दिया जाना चाहिए जब उसके अपने समूह मसलन अस्पृश्य के एक बड़े हिस्से ने उसके पक्ष में वोट दिया हो। उपसमिति ने उनके इस प्रस्ताव को भी मंजूरी नहीं दी। पटेल ने जोर देकर कहा कि इस तरह की स्थिति भी उतनी ही हानिकारक होगी जितना पृथक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था होगी। 52 इस मुद्दे पर अगले प्लेनरी सत्र में फिर से चर्चा हुई, जहां पटेल ने उपसमिति की रिपोर्ट संविधान सभा के सामने पेश की। 28 अगस्त 1947 को अंबेडकर के निकट सहयोगी एस नागप्पा ने एक संशोधन का प्रस्ताव रखा जो उनके नेता यानी अंबेडकर की मनोदशा को दर्शाता है। नागप्पा ने सुझाव दिया कि अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षित सीटों पर केवल ऐसे उम्मीदवारों को ही चुनाव लड़ने दिया जाए जिन्होंने प्रारंभिक चक्र में दलितों के कम से कम 35% वोट हासिल किए हों। ये प्रस्ताव इस खतरे को टालने के लिए पेश किया गया था कि कहीं ऐसा न हो कि असेंबलियों में दलित प्रतिनिधि भी मुख्य रूप से सवर्ण जातियों द्वारा ही निर्वाचित होने लगे, जैसा कि पूना पैक्ट में तर्क दिया गया था। अपने प्रस्ताव के पक्ष में नागप्पा ने यह भी कहा कि स्थानीय स्तर पर अस्पृश्य भी आरक्षित सीटों के निर्वाचित सदस्यों के नेतृत्व को आमतौर पर स्वीकार नहीं करते और यहां तक कि कई बार जब ये लोग चुनाव अभियान के अवसर पर वोट मांगने जाते हैं तो उन्हें झिड़कते हुए यहां तक कह देते हैं, अरे जाओ यहां से दफा हो जाओ, तुम तो ऊंची जाति वालों के भाड़े के टट्टू हो, तुमने हमारे समुदाय को बेच खाया है, तुम्हें हमारा गला रेतने के लिए उन्होंने ही भेजा है, हम तुम्हें अपना नेता मानने को तैयार नहीं हैं। 53 पटेल ने एक कुटिल विडंबना को साकार करते हुए इस संशोधन का स्वागत किया। वह पहले ही नागप्पा से यह आश्वासन ले चुके थे कि वे अपना संशोधन प्रस्ताव वापस ले लेंगे। ठहाकों के बीच पटेल ने जोर देकर कहा कि नागप्पा असल में सिर्फ भाषण देने के लिए ये प्रस्ताव पेश कर रहे हैं, बाद में वह इसे वापस ले लेंगे। 54 वह इसी सुर में लगातार बोलते गए। श्री नागप्पा को इसी शर्त पर यह संशोधन पेश करने की अनुमति दी गई थी कि वह इसे वापस ले लेंगे। इस पर बहस जारी रखने का कोई औचित्य नहीं है। वह केवल अपने समुदाय को ये दिखाना चाहते थे कि वे खुद अभी तक नहीं बिके हैं। अगर आप इसे गंभीरता से लेते हैं और इस खींचतान को महत्व देते हैं तो इससे यही दिखाई देगा कि इसमें दम है। 55 पटेल ने बहस को समेटते हुए अस्पृश्यों से आह्वान किया, भूल जाए कि डॉक्टर अंबेडकर या उनके समूह ने क्या किया है, और ये जोड़ा कि मुझे ऐसा लगता है कि हिंदू आबादी का बहुलांश आपका शुभ चाहता है। उनके बिना आप कहां पहुंचेंगे? उनका विश्वास हासिल करें और भूल जाए कि आप अनुसूचित जाति के हैं। 56 तय योजना के अनुसार नागप्पा ने अपना संशोधन वापस ले लिया, जिस पर अंबेडकर सहित 4 प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर थे। आश्चर्यजनक बात है कि प्रस्ताव वापस लेने के अवसर पर खुद अंबेडकर भी सदन में मौजूद नहीं थे। दरअसल वह उपसमिति में चली बहस के बाद ही पांव पीछे खींच चुके थे। संभवत उन्होंने यही सोचा होगा कि पृथक निर्वाचन मंडल ऐसे तिरस्कार का साधन बन जाएगा कि प्लेनरी सत्र में एक बार फिर उसके लिए आवाज उठाने का कोई मतलब नहीं है। कांग्रेस के लोग इसलिए भी इस प्रस्ताव के खिलाफ रहे होंगे क्योंकि गांधी ने 1932 में पूना में इस प्रस्ताव के खिलाफ अपना जीवन ही दांव पर लगा दिया था। लिहाजा अगर कांग्रेसी सदस्य पृथक निर्वाचन मंडल के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते तो खुद को गांधी जी के साथ विश्वासघात का दोषी मानते। दूसरी बात, अभी अभी हुए विभाजन और उसके कारण हुई अभूतपूर्व सांप्रदायिक हिंसा के लिए भी कांग्रेस ने कई दशक पहले मुसलमानों को पृथक निर्वाचन मंडल का अधिकार दिए जाने के फैसले को ही जिम्मेदार ठहराया था। वैसे भी नागप्पा के प्रस्ताव की वैधता कुछ मुस्लिम प्रतिनिधियों के रवैये के कारण क्षीण हो गई थी।
नागप्पा ने 35% अल्पसंख्यक मतों के लिए एकमुश्त मांग की थी। इस तथ्य का फायदा उठाते हुए मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भी अपने समुदाय के लिए कुछ ऐसे ही प्रावधानों की मांग कर डाली थी और उस समय मुस्लिम विरोधी भावनाएं इतनी तीखी थी कि अगर दलित नेता भी वही मांग करते जो मुसलमान उठा रहे थे तो इससे दलितों का सिर्फ नुकसान ही हो सकता था। अंबेडकर ने पृथक निर्वाचक मंडल की मांग को इसलिए भी खारिज कर दिया था क्योंकि ज्यादातर दलित प्रतिनिधि भी उसके खिलाफ थे। कम से कम पटेल इस मुद्दे को इसी तरह देखते थे। उन्होंने कहा था कि निर्वाचित दलित प्रतिनिधियों के साथ उनकी चर्चाओं से उन्हें इस बात का विश्वास हो चुका है कि इस प्रस्ताव पर उनमें से 2 या 3 का ही समर्थन है। 57 इस फैसले से पीछे हटने के बदले अंबेडकर तात्कालिक रूप से निस्संदेह यह आशा रखते थे कि वह जिस संविधान की रूपरेखा तैयार कर रहे हैं उसका स्वरूप रेडिकल आधुनिक मूल्यों से लैस होगा। ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष के रूप में 4 नवंबर 1948 को उन्होंने संवैधानिक परियोजना की रूपरेखा सामने रखी जिसका ज्यादातर हिस्सा उन्होंने ही लिखा था। यद्यपि संविधान के किसी अनुच्छेद में जाति का उन्मूलन नहीं किया गया था तो भी समानता के अधिकार को सर्वोपरि महत्व देते हुए धर्म, नस्ल, जाति, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर किसी भी तरह के भेदभाव को गैरकानूनी घोषित किया गया था और इस अधिकार को 1950 के संविधान में अनुच्छेद 15 के रूप में एक महत्वपूर्ण जगह दी गई थी। संविधान में राज्य की आर्थिक सहायता से चलने वाली दुकानों, रेस्तरां, होटलों, आमोद प्रमोद सुविधाओं, कुओं, सड़कों और अन्य सार्वजनिक स्थानों व सुविधाओं के उपभोग में किसी भी तरह के भेदभाव को भी निषिद्ध घोषित किया गया। सबसे बढ़कर अनुच्छेद 17 के माध्यम से अस्पृश्यता को समाप्त घोषित किया गया। अनुच्छेद 23 के माध्यम से सजा के तौर पर कराए जाने वाले श्रम तथा किसी भी अन्य प्रकार की बेगार को गैरकानूनी घोषित कर दिया गया। नए संविधान के माध्यम से भारत के आधुनिकीकरण की जो अपेक्षा की जा रही थी उसकी बदौलत अंबेडकर का भी ये विश्वास और पुष्ट हुआ कि अब देश एक ज्यादा समतापरक समाज बनने की ओर बढ़ रहा है। पृथक निर्वाचक मंडल के सवाल पर उनका उपेक्षा भरा रवैया संभवत ठोस यथार्थवाद, वह भी ये समझते थे कि सत्ता संतुलन कुछ ऐसा था कि अगर पृथक निर्वाचन मंडल के उनके सबसे प्रिय विषय पर मतदान होता है तो उसका खारिज होना निश्चित है कि मुकाबले आधुनिकीकरण की प्रक्रिया में उनकी आस्था को ज्यादा दर्शाता है। 4 नवंबर को इस संबंध में उन्होंने ऐलान किया था कि इस देश में अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों ने ही गलत रास्ता चुना है। बहुसंख्यकों के लिए अल्पसंख्यकों के अस्तित्व को नकारना गलत है। अल्पसंख्यकों के लिए केवल स्वहित की ही दुहाई देते रहना भी उतना ही गलत है। हमें अनिवार्य रूप से ऐसा समाधान ढूंढना होगा जो एक दोहरे उद्देश्य की पूर्ति करे। इस समाधान की सबसे पहली शर्त यह है कि अल्पसंख्यकों के अस्तित्व को स्वीकार किया जाए। साथ ही यह ऐसा समाधान हो जो एक दिन बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक दोनों को एक इकाई में विलीन कर सके। 58 अंततः अंबेडकर आरक्षित सीटों की तात्कालिक योजना के समर्थन पर आकर ठहर गए। भारतीय संविधान ने अस्पृश्यों के लिए आरक्षित सीटों का कोटा तय करके तसल्ली कर ली जिसका जरूरत पड़ने पर और अस्पृश्यों की आबादी के अनुपात में 10 साल बाद पुनर्नवीकरण किया जा सकता था। जब अंबेडकर की राष्ट्रवादी झिझक खत्म हो गई तो 30 के दशक से अंबेडकर अंग्रेजों के साथ मिलकर काम करने लगे थे। काफी हद तक ये बदलाव कांग्रेस के रवैये की बदौलत था, मगर जब आजादी के बाद देश का नेतृत्व कांग्रेस ने संभाला तो भी वह अपने इसी व्यवहार कुशल पद्धति से आगे बढ़ते रहे। जनवरी 1950 में उन्होंने अनुसूचित जातियों से कांग्रेस के साथ सहयोग करने का आह्वान किया। 59 उनकी इस पद्धति में अवसरवाद की बजाय व्यवहार कुशलता ज्यादा दिखाई देती है क्योंकि हर बार उनका फैसला व्यक्तिगत हितों की बजाय अस्पृश्यों की उन्नति के लिए अपनी हैसियत व पद के प्रयोग पर आधारित होता था। कांग्रेस ने उनको अपने साथ जोड़ने की भरपूर कोशिश की मगर वह लगातार एक स्वतंत्र व्यक्ति की तरह काम करते रहे और समाज सुधारों के लिए आवाज उठाते रहे। जब कांग्रेस सरकार ने एक ऐसे प्रस्ताव, हिंदू कोड बिल, को लागू करने से इनकार कर दिया जिसे वह सबसे महत्वपूर्ण मानते थे तो उन्होंने इसके पक्ष में अभियान छेड़ने के लिए इस्तीफा देना ज्यादा बेहतर समझा। इसका ब्यौरा हम आगे देखेंगे। अंबेडकर न तो बिकाऊ थे और न ही कुर्सी के पीछे दौड़ते थे। 1951 के चुनावों के दौरान पंजाब की एक चुनाव सभा में उन्होंने ये तक कहा था, अगर मैं चाहता तो ताउम्र कांग्रेस में रह सकता था और निश्चय ही वहां मुझे खूब सम्मान का पद भी मिलता, मगर ऐसा तभी हो सकता था जब मुझे समुदाय की चिंता की बजाय अपना स्वार्थ संचालित कर रहा हो। मैं वहां तभी रह सकता था जब मुझे अपने लिए किसी लाइसेंस या परमिट की चाह होती। जो आदमी लाइसेंसों और परमिटों के लिए दौड़ता है वह अपनी बिरादरी, समुदाय की कीमत पर ही ऐसा कर सकता है। यह मैं सरकार में रहने के अपने अनुभवों के आधार पर कह सकता हूं। 60 सत्ता के प्रति उनका व्यवहारिक रवैया उनके लचीलेपन को भी स्पष्ट करता है। यद्यपि 1946 में वह पूरी तरह अलग थलग दिखाई देते हैं मगर 1947 में वह फिर से कामयाब होकर लौटते हैं और एक बार फिर राजनीतिक धरातल पर अपने उसी लक्ष्य के लिए काम करने में जुट जाते हैं। उनकी उपलब्धियों की बैलेंस शीट भले ही साधारण दिखाई देती हो मगर वह महत्वहीन तो बिल्कुल नहीं थी। अंबेडकर की ही बदौलत अस्पृश्यों ने सरकारी नौकरियों में इतना बड़ा कोटा हासिल किया जो अंग्रेज अपनी पहल पर कभी नहीं देने वाले थे। जहां तक भारतीय संविधान की बात है तो 1947 में अंबेडकर द्वारा पेश किए गए ज्ञापन और अनुसूचित जातियों को केवल आरक्षित सीटों की सुविधा देने वाले संविधान के अंतिम पाठ के बीच वह सबसे बुरी तरह पराजित दिखाई देते हैं। फिर भी इसमें तो कोई संदेह नहीं कि अंबेडकर ने संवैधानिक मसविदे के बहुत सारे हिस्सों पर अपना गहरा प्रभाव छोड़ा जो व्यवहार कुशलता के मार्ग पर चलने के उनके फैसले का औचित्य साफ कर देता है।